हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा इकोनॉमी पीटी 365 का जो है 7th चैप्टर है। ठीक है, 6 शुरू के हो चुके हैं, 1 से 6। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपको काफ़ी हौच पौच लगेगा, तो आप जाके प्लेलिस्ट में इकोनॉमी पीटी 365 के नाम से ही होगा। ठीक है, उस टाइप से आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसमें सारे 7 या 8 पार्ट हैं उसके, आपको शुरू के इससे पहले के, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये ऑलमोस्ट 100 पेज तक हो चुका है, अभी 44 के करीब और रह रहे पेजेस, तो ये 2 या 3 में अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक 7 चैप्टर का क्या है। तो इंडस्ट्रियल एंड एसोसिएशन इशू, उद्योग और उससे संबंध मुद्दे। तो हाल ही में जो कंपनी अधिनियम 2020 है उसको पारित किया गया है। ठीक है, संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। ये भी याद रखा कीजिए कौन पारित करता है, तो संसद के द्वारा किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो जितनी भी कंपनी कानून समिति है उनकी एक अनुशंसाओं पर जो कंपनी अधिनियम 2020 है इसको पारित किया गया है। ठीक है, सितंबर 2019 में जो इजेती श्रीनिवास थी उनकी अध्यक्षता में जो है इस समिति का गठन किया गया था। किसका? सीएलसी का, कंपनी लॉ कमेटी का। तो मतलब कोरोना की वजह से काफ़ी कंपनी है जो उनको कुछ छूट दी जा रही है, मतलब जैसे अगर ईएमआई वगैरह पे नहीं कर रही है ना, तो इस टाइप से सरकार के द्वारा कुछ छूट दी जा रही है उनको। ठीक है, तो उसमें उसके लिए उसमें बताया गया है। तो सीएलसी का गठन कई मामलों का जो अपराध है उसकी श्रेणी से बाहर तथा कॉरपोरेट एवं जो अन्य हितधारक होते हैं उसको सरकार के जो कोविड-19 राहत पैकेज है उसके हिस्से के रूप में जो कारोबार है उसको करने में सुगमता प्रदान करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसके उद्देश्य किया जा रहा है। ठीक है, इसके प्रमुख अगर संशोधन देखें तो सबसे पहले देखिए जो कुछ ऐसे कृत्य होते हैं जो मतलब अपराध की श्रेणी से बाहर कर सकती है सरकार। ठीक है, तो यह संशोधन ऐसे 9 अपराधों के लिए दंड एवं कारावास को समाप्त करता है। जो एनसीएलएटी इसको देखेंगे अभी यहाँ पे हम, तो इसके आदेशों का अनुपालन ना करने से संबंधित हो। ठीक है, मतलब इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, पर ऐसे 9 कानून हैं जिनको जो है अनदेखा करा जाएगा अब सरकार के द्वारा, तथा कुछ मामलों में दंड स्वरूप देय राशि को भी कम करा गया है। ठीक है, अभी देखेंगे किस में कम करा गया है। जो किसान से रिलेटेड जो वो है उसमें 50% कर दिया गया है। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम 2013 की अगर बात करें तो यह कानून एक कंपनी के निगमीकरण, कंपनी का कोई दायित्व है, निर्देशक है, कंपनी के विघटन है, ठीक है, आदि को जो है विनियमित करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता है इन सब कामों को। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो बड़ी कंपनी होती है उसके लिए अनिवार्य जो निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व है सीएसआर, उसको योगदान का उसका शुभारंभ किया गया। अभी सीएसआर क्या होता है एक बार देख लेते चलिए। तो जो ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका सीधा मतलब क्या होता है? कंपनियों को जो उनकी सामाजिक जिम्मेदारी है उसके बारे में बताना। ठीक है, तो इसके अनुसार जिन कंपनियों की ये वैसे आगे हम देखेंगे हम, तो वहीं पे से डिस्कस कर लेंगे। तो उनकी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उनके बारे में इन्हें बताया जाता है। ठीक है, ये अभी आगे आएगा पूरा, तो इसके बारे में देख लेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो एनसीएलटी आया था ये क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है कंपनियों के संबंध में जो कानून होते हैं उनके अंतर्गत संभालने के लिए इसे स्थापित किया गया। ठीक है, जितने भी कानून जो कंपनियों पे लगते हैं उनको ये संभालता है एनसीएलटी। ठीक है, एनसीएलटी का एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है। ठीक है, अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है जो संरचनाओं, कानूनों को संभालना और जो कॉरपोरेट मामले होते हैं उससे संबंधित कोई भी अगर विवाद है तो उसका निपटारा करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और यही काम सेम करता है इसी के साथ ही, तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरए। ठीक है, ये भी अभी सेम ही आएगा उसके साथ ही है। तो ये क्या है? इज़ एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर टू ओवरसी द ऑडिटिंग प्रोफेशनल एंड अकाउंटिंग। जो ऑडिटिंग करता है ना, जैसे कैग होता है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है वो करता है ना, ऑडिट करता है, तो ऑडिट करता है ये भी प्रोफेशनल को और अकाउंट स्टैंडर्ड इन इंडिया। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग वगैरह का काम होता है एनएफआरए इसके द्वारा वो किया जाता है अंडर द एक्ट ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, ठीक है, तो इसका योगदान का शुभारंभ किया गया। ठीक है, सीएसआर क्या है हमने देख लिया अभी, आगे भी थोड़ा और आगे देखेंगे तो उसके बारे में बताया गया। तो उसके अलावा ये जो एनएफआरए और जो एनसीएलटी होता है ये भी क्या करते हैं? इसी अधिनियम के तहत एक जो है स्थापित किए गए हैं। इनका कार्य आपने देख लिया। एनएफआरए क्या करता है? ऑडिट करता है। ठीक है, उसके अलावा एनसीएलटी क्या करता है? ठीक है, अभी हमने देखा जो पैराग्राफ में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, मतलब उनके जो वो होते हैं उनको नियमित करता है, रेगुलेटरी बॉडी की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो उसके अलावा देखिए आगे क्या है। तो जो आगे है
इस जो अधिनियम की प्रमुख विशेषता है जो हमने अभी देखी कि 9 अपराधों को जो है इसमें जो है एक दंड जो एक एवं जो कारावास होता है उसको समाप्त करता है, ठीक है। और जो एनसीएलटी के आदेश है उनका अनुपालन ना करने से संबंधित है तथा कुछ मामलों में जो है दंड स्वरूप देय राशि को भी कम कर रहा है। हालांकि अगर गंभीर कोई भी मतलब आपने अगर वो करा है, अपराध करा है, मान लीजिए आप कंपनी के ओनर है और आपने क्या करा है, धोखाधड़ी करी है, ठीक है, सार्वजनिक हित को आघात पहुंचाने वाला कोई कार्य किया है या कपटपूर्ण कोई अपराध करा है, तो इनके लिए कोई भी मतलब रियायत नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अंतर्गत जो एकल व्यक्ति कंपनी होती है, ठीक है, जिसमें 1 पर्सन कंपनी होती है या कोई छोटी कंपनी हो, उनके तहत किए गए जो कुछ अपराध के लिए दंड का मात्र 50% तक का भुगतान करने के लिए ये उत्तरदायी बनाया गया। मतलब ये सब इसलिए किया जा रहा है कि कोरोना की वजह से कंपनी जो है डूब रही है ना, कोई जैसे ईएमआई नहीं पे कर पा रहा है, ठीक है, इस टाइप से जो काफ़ी काम हो रहे हैं कंपनियों में, तो उसके लिए सरकार ने अब जो है मतलब प्रोत्साहन करने के लिए उन्हें रियायत दी है, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए, यह संशोधन सभी जो भी प्रोड्यूसर कंपनीज होती हैं और जो स्टार्टअप कंपनियां हैं इनके लिए जो प्रावधान है उसका विस्तार करेगा, ठीक है। कुछ कंपनियों को सूचीबद्ध कंपनियों की सूची से बाहर कर देगा, ठीक है, जो कंपनियां मतलब अभी सूचीबद्ध नहीं हुई है उन्हें जो है बाहर ही कर देंगे, ठीक है। तो यह संशोधन केंद्र को जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब ये हमने काफ़ी बार आता रहा है, क्या बोलते हैं 1992 में बना था, और उसके अलावा जो है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होते हैं उनको देखने का काम करता है, ठीक है, मार्केट जो कमोडिटीज़ होती हैं, ठीक है, मतलब ये आता रहता है। मैं जो गूगल से आपको दिखाता हूँ इमेज, अगर आप उसको भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो आपको ये बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये दिमाग में पढ़ते पढ़ते आपके कहीं ना कहीं आने लग जाएगा, ठीक है। तो इसके परामर्श से जो केंद्र सरकार है वो निर्दिष्ट वर्गों की जो प्रतिभूतियाँ होती हैं उनको जारी करने वाली जो कंपनियाँ हैं उनको सूचीबद्ध कंपनी की परिभाषा से जो है बाहर करने का अधिकार देता है। उसके बाद प्रोड्यूसर कंपनीज़ कौन सी होती हैं, जो हमने ऊपर देखा, जिनका 50% हो जाएगा जो फाइन होता है। तो वर्ष 2013 के अधिनियम के अंतर्गत जो कंपनी अधिनियम 1956 था, ठीक है, 1956 वाले की बात हो रही है, उसके कुछ प्रावधानों को जो उत्पादक कंपनियां थी उन पर भी लागू किया गया था, ठीक है। इनमें उनकी जो सदस्यता, बैठकों के संचालन एवं जो खाते हैं उनके रखरखाव से संबंधित प्रावधान सभी सम्मिलित थे, ठीक है। सदस्यता, बैठकों का संचालन कैसे होगा और जो उनके खाते हैं तीनों उसमें दिए गए थे। तो इसमें भी क्या किया गया, इस संशोधन इन प्रावधानों को जो है समाप्त कर दिया गया, ठीक है, तथा उत्पादक कंपनियों के लिए समान प्रावधानों के साथ अधिनियम में एक नया अध्याय जोड़ा गया, ठीक है। मतलब इनको भी जो है जो कंपनियां होती है, कॉरपोरेट कंपनियां होती हैं, उनके बराबर इनको समानता दी गई। जो किसान उत्पादक कंपनी, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, इसको विशेष रूप से लाभान्वित करेगा। तो उसके अलावा जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR, ठीक है, पीछे हमने देखा था जिसके बारे में, तो ये क्या करेगा, वर्ष 2013 के कंपनी अधिनियम की धारा जो 135 है उसके अंतर्गत जो भारत है उसमें CSR गतिविधियों के नियम निर्धारण किए गए हैं। तो नियम क्या है, सबसे पहले देखिए, जो 500 करोड़ रुपए का जो निवल मूल्य है या फिर जिसे नेट वर्थ बोलते हैं, या फिर किसी की अगर कंपनी मान लीजिए 1000 करोड़ का किसी का टर्नओवर है, ठीक है, 5000 करोड़ रुपए का निवल लाभ है, ठीक है। अच्छा, ये जैसे नेट वर्थ होता है, ये क्या होता है, ये दे रखा है नेट वर्थ 500 करोड़ रुपए, और नेट प्रॉफिट ये कितना दे रखा है, 5 करोड़ रुपए, ठीक है। तो जैसे नेट वर्थ क्या होता है, जैसे आपने कुछ टाइम पहले सुना हो तो उनका आया था ना, अनुष्का शर्मा और जो विराट कोहली की शादी हुई थी, तो दोनों का मिलके जो है नेट वर्थ मतलब 5000 करोड़ शायद, ऑलमोस्ट इतना मतलब कुछ बताया था, इतना पहुंच गया था, है ना। तो मतलब उनकी जो संपत्ति है, अगर मैं आज के टाइम में वो चाहें तो कितने का सामान खरीद सकते हैं अपने संपत्ति को बेच के, ठीक है। मतलब कोई भी उनके ऊपर लायबिलिटी वो ना हो, मतलब कर्जा कहीं पे देना ना हो, कर्ज ना देना हो, डेप्ट ना हो, उन पर ऋण ना हो कोई, ठीक है, तो वो 5000 करोड़ रुपए का कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। इस टाइप से मतलब आपकी जो वैल्यू होती है मार्केट में, ठीक है, जितने का आप सामान खरीद सके, जितनी भी आपके पास जो लायबिलिटी होगी, आपके पास सामान जो होगा जितने रुपए का वो होता है, वो हमारी होती है नेटवर्थ, ठीक है। और नेट प्रॉफिट होता है, मान लीजिए अगर आप कितना 1000 रुपये कमा रहे हैं, एग्जाम्पल है, 1000 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से आपका जो है 300 रुपये मान लीजिए आप पे लोन या कुछ भी आपका है, एक्सपेंसेस हैं, उसके अलावा जो 700 रुपये होगा वो आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो नेटवर्थ और नेट प्रॉफिट ये होता है। तो ऐसी जो कंपनियां होंगी, चाहे निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी हो, इनको क्या करना होगा, अपने तत्काल जो पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्ष हैं, जो पहले के 3 जो साल हैं, उनका एक एवरेज लेके उन्हें उसका कम से कम 2% जो है, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसी गतिविधियों पर व्यय करने का अनिवार्य प्रावधान करता है,
ठीक है, मतलब आपको ज़रूरी है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे 2% उसका व्यय करना ही होगा। पिछले 3 सालों का एवरेज लेके, मतलब 3 साल में मान लीजिए आपके आए 1000 रुपये, ठीक है, करो मतलब कुछ भी मान लीजिए अभी छोटे एग्जाम्पल पे, तो उसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा उसका 2%, ठीक है, उसका 2% आपको खर्च करना ही होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऐसी कंपनियों के लिए जो CSR समितियाँ हैं उनका गठन करना भी अनिवार्य होगा। ठीक है, आप 2% खर्च करें तो आपको एक CSR समिति का भी गठन करना होगा। इसके अलावा इस संशोधन द्वारा जो CSR गतिविधियां हैं उस पर 50 लाख रुपए तक खर्च करने वाली कंपनियों को CSR समितियों के गठन से जो है छूट प्रदान की गई है। ठीक है, मतलब अगर आपका जो 2% है, जो 3 एवरेज ईयर का, वो 50 लाख रुपए है, तो आपको जो है CSR जो समिति बनानी है उसमें उसके गठन में जो है छूट दी जाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त CSR जो प्रावधान है उसके अंतर्गत पात्र कंपनियों को किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपने CSR जो खर्च दायित्व है, जो मतलब CSR स्पेंडिंग ऑब्लिगेशन है, उससे अधिक खर्च की गई किसी भी राशि को आगे के वित्तीय वर्षों के लिए वर्षों में इस तरह के दायित्व के खर्च में भरपाई करने के लिए अनुमति दी गई है। ठीक है, मतलब आप मान लीजिए आपने 2% आपका था 100 रुपये, ठीक है, आपने उसकी जगह 150 रुपीज़ खर्च दिए। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट ईयर आपके पास पैसा कम था। ठीक है, तो आप जो इसके 50 रुपये आपने एक्स्ट्रा भरे ना इस साल, तो अगले साल आपको उसमें मतलब 50 रुपये का वहाँ पे जो है मतलब सेटलमेंट हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, उसके बाद NC-LAT, ये क्या है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, NC-LAT, तो इसकी न्यायपीठ, तो इस संशोधन द्वारा नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय जो NC-LAT है इसकी न्यायपीठों मतलब बेंचेस की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, देखिए NC-LAT क्या है, तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंपनियों के संबंध में जो कानून है उसके अंतर्गत संभालने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, NC-LAT जो है NCLT, तो ये क्या है, एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है, इसके रूप में कार्य करता है, जो संरचनाओं कानूनों को संभालता है। ठीक है, जो भी हमारे जो कंपनी होते हैं ना उनको संभालने के लिए जो कानून होते हैं, उनकी संरचना होती है, उनको संभालता है, और जो कॉरपोरेट मामले होते हैं उससे संबंधित विवादों क्या करता है, निपटारा करता है। मुझे वही लग रहा था कि अभी तो ये पढ़ा था NCLT। ठीक है, तो ये NC-LAT ये पढ़ना था मैं। ठीक है, तो NC-LAT क्या है, एक अधिकरण है जो भारत केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत बनाया गया था। ठीक है, तो इसके अलावा जो यह भारतीय प्रतिस्पर्धा जो आयोग है उसके द्वारा जारी किया गया किसी भी जो निर्देश होता है, कोई निर्णय, उसके आदेश पर की गई कोई अपील है, उसको सुनता है। ठीक है, अभी CCI जिसके अंतर्गत ये NC-LAT जो सब काम करता है, तो ये क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ द कंपटीशन रेगुलर इन इंडिया। ठीक है, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002, जो ये कंपटीशन एक्ट 2002 था इसको लागू करती है, एंड प्रमोटिंग कंपटीशन थ्रू आउट इंडिया एंड टू प्रिवेंट एक्टिविटी दैट हैव एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन ऑफ इंडिया, मतलब जिसका एडवर्स जो नेगेटिव इफेक्ट होता है कंपटीशन ऑफ इंडिया पे, तो उसको ये जो है आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, उसकी एक्टिविटी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है उसकी एक्टिविटी को। 2003 में फाउंडेड हुई थी, इंडिया न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, देखो अभी आपको लग रहा है कि बार बार जो है गूगल पे हम जाके देख रहे हैं ना, इस टाइप से अगर एक भी प्रीलिम्स में 1 या 2 क्वेश्चन भी आ गया ना, तो आपको उस टाइम पे लगेगा कि हाँ ये सब जो है वर्थ इट था उस टाइम पे। तो उसके अलावा क्या है, जो गैर कार्यकारी निदेशक है उसको पारिश्रमिक। ठीक है, तो यह संशोधन क्या करता है, कंपनी को किसी वर्ष में जो अपर्याप्त या फिर कोई लाभ ना होने की स्थिति में, मतलब कंपनी को कोई जो पैसा है आमदनी है वो नहीं हुई, और उसके जो गैर कार्यकारी निदेशक हैं उसको पारिश्रमिक के भुगतान के लिए विशेष प्रावधान का विस्तार करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फैक्टर विनियम विधेयक 2020, फैक्टर रेगुलेशन बिल। सबसे पहले फैक्टर देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो फैक्टर कोई भी बैंक हो सकता है, पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी हो सकती है, या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कोई पंजीकृत कोई भी कंपनी जो है फैक्टर हो सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे फैक्टर बोल देगा इन सब चीज़ों को। तो हाल ही में जो फैक्टर अधिनियम 2000 फैक्टर विनियमन दो विधेयक 2020 इसको लोकसभा के द्वारा पारित किया गया। ठीक है, तो यह विधेयक क्या करता है, जो भी फैक्टरिंग होती है व्यवसाय में जो संलग्न होने वाली जो कंपनियां हैं उनके दायरे में विस्तार करने के उद्देश्य से जो फैक्टर अधिनियम 2011 था ना, उसमें संशोधन करके बनाया गया 2020। ठीक है, जितने भी MSME होते हैं
इस प्रकार से यह विधेयक जो एमएसएमई होते हैं उनकी सहायता करना चाहता है। ठीक है, मतलब जो ये जैसे कि इनके ऊपर जो ईएमआई लोन होंगे उसको अगर पे करने में कहीं ना कहीं ये सक्षम नहीं हो रही है, तो ये उसको जो है स्ट्रेंथन करता है। तो ज्ञातव्य है कि जो एमएसएमई है वो व्यापार पर जो प्राप्त छूट होती है, छूट या बट्टा या फिर हम डिस्काउंट बोलते हैं ना, तो छूट प्रणाली जो होती है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम TREDS, इसके माध्यम से अपने लिए क्या है अतिरिक्त वित्त जुटाने का कार्य करती है। ठीक है, मतलब जो उस पर जो छूट मिलती है उसे डिस्काउंट मिलती है। और देता कौन कौन है ये जो छूट होती है, तो अलग अलग जैसे सरकारी विभाग दे सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र दे सकते हैं, ठीक है, कॉरपोरेट कोई दे सकता है, अन्य कोई अगर निजी रूप से चाहता है तो वो भी इसे दे सकता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं ट्रेडेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम। ठीक है, इस विधेयक के पारित होने के बाद जो एमएसएमई है उसके लिए वित्त जुटाना जो है सरल हो गया पहले की अपेक्षा। दूसरे शब्दों में यह विधेयक क्या करता है, एमएसएमई को TREDS के माध्यम से अपने लिए अतिरिक्त वित्त जुटाने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो TRED वस्तुतः क्या है, विभिन्न जो वित्त प्रदाता होते हैं, जो फाइनेंस सेक्टर होते हैं, उनके माध्यम से एमएसएमई की व्यापार जो प्राप्त राशि है उसके वित्त पोषण तथा जो छूट या फिर डिस्काउंट होता है उसकी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ई प्लेटफॉर्म है ये। तो इसमें क्या होता है, ये जो प्राप्त सरकारी ये सब मतलब इसे वो दे सकते हैं, छूट डिस्काउंट दे सकते हैं, छूट। तो हालांकि इस उद्देश्य के लिए जो रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, इसको भारतीय लघु उद्योग विकास जो सिडबी बैंक है इसके द्वारा 2016 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ पे स्थापित किया गया था, नेशनल जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो सिडबी के बारे में देख लेते थोड़ा। तो सिडबी की फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इज ए अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया फॉर ओवरऑल रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। जो माइक्रो फाइनेंस होते हैं ना, जो छोटे लेवल के जो वित्त जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, ये उन सभी को क्या करती है, लाइसेंस देती है और उनको रेगुलेट करती है। ठीक है, मतलब विनियमन इसका करती है। तो 1990 में 2 अप्रैल को ये जो है फाउंडेड हुई थी, ऑलमोस्ट 31 ईयर हो गए से। और हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ यूपी में। ठीक है, और किस में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इससे पहले हमने पढ़ी थी ना सेबी, वो भी जो है वित्त मंत्रालय में ही आती है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हमने फैक्टर देख लिया क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए रिसीवेबल या फिर प्राप्तव्य, ये क्या होता है, वह कुल राशि जो किसी भी वस्तु सेवा या सुविधा के उपयोग के लिए एवज में जो ग्राहकों द्वारा जो वो होता है समुपदेशन उसको दे होती है। ठीक है, उसको दे होती है, जो भी जो सेवाएं और सुविधाएं उपयोग के एवज में जो ग्राहकों को दे होती है। ठीक है, मतलब कोई आपने सर्विस दी उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, प्राप्तव्य, रिसीवेबल्स। ठीक है, उसके अलावा समानुदेशन क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी प्राप्तव्य का स्वामी हो। ठीक है, समानुदेशक क्या होता है, जो किसी प्राप्तव्य का जो स्वामी हो, जिसको सर्विस के बदले में पैसा मिला हो। ठीक है, तो देखिए अब उसके अलावा जो फैक्टर विनियम अधिनियम 2011 है, इसमें क्या था, जो ये क्या करता है, जो विनियमन होता है, जो भी समानुदेशन होता है, समानुदेशन अभी हमने यहाँ पे देखा, जिसके पास पैसा, जो पैसे का स्वामी होता है, उनका विनियमन करना एक तो, और फैक्टर जो कारोबार चलाने वाले फैक्टरों हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, प्राप्तव्य है उनका समानुदेशन करना। ठीक है, तो इसकी संविदा के पक्षकार के अधिकार और जो बाध्यता होती है उसका उपबंध करने के लिए इसे अधिनियमित किया गया था, इस अधिनियम को। ठीक है, तो फैक्टरिंग कारोबार होता क्या है, तो एक प्रकार का ये व्यवसाय है जिसके तहत किसी जो इकाई होती है उसके द्वारा धन के लिए किसी अन्य इकाई का अधिग्रहण किया जाता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा जैसे कि वो जो उसमें छूट मिली, उसे डिस्काउंट मिला, जो वो पैसा मतलब उसे भरना था। तो इस टाइप से ये अपनी जो फैक्टरिंग कारोबार है, ये किसी इकाई का द्वारा धन के किसी लिए किसी अन्य इकाई पर डिपेंड होना है एक तरह से। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, 7.2। तो व्यापार सुधार कार्य योजना के व्यवसाय करने में सुगमता रैंकिंग। ठीक है, मतलब रैंकिंग निकाली गई है वर्ल्ड बैंक और जो DPIIT इनके द्वारा। ठीक है, DPIIT आपको पता ही होगा, काफ़ी बार बता चुका है, डिपार्टमेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। तो जो व्यवसाय सुधार कार्य योजना है, जिसे हम बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP, इसके जो कार्यान्वयन है उस पर राज्यों की जो रैंकिंग है वो जारी की गई है। ठीक है, ज्ञातव्य है इसमें जो विश्व बैंक है इसके सहयोग से जो हमारा DPIIT है, इन्होंने जो है रैंकिंग तैयार करी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको रैंकिंग दिख रही होगी।
देखिए अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया 2019 में किया है तो 2018 तक किया है। 18 में 1 पे जैसे आंध्र प्रदेश है, लास्ट में गुजरात है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, यूपी, तेलंगाना, इन तीनों ने क्या किया, टॉप किया है, जिसमें से यूपी पिछले 2017 में 12वें रैंक पर था, ठीक है। तो इस टाइप से इनकी रैंकिंग की गई है। अब इसके मापदंड देखते हैं कि रैंकिंग करते कैसे हैं। तो जो BRAP है इसके बारे में तो 2015 में ये जो इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है, BRAP का, और इसका जो है ये चौथा वार्षिक संस्करण है। इसका विकास DPIIT जो है उसने राज्यों में समग्र व्यावसायिक परिवेश में सुधार करने के लिए, ठीक है, और जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र है इसके द्वारा जो है इसका कार्यान्वयन किया गया है, ठीक है। मतलब सेंटर ने जो है राज्यों और जो संघ राज्य हैं इनको दे दिया इसका कार्यान्वयन, और इसी आधार पर इनकी जो रैंकिंग है वो की जाती है। इसमें जो है 2 कारकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। सबसे पहले क्या, मेजरेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी, मतलब आप आपस में तुलनात्मक एक तो, ठीक है। उसके बाद मेजरेबिलिटी मतलब आप जो मेज़र करना कि इसकी मतलब पिछले उसमें जो है कितना रैंक ऊपर गया है, मतलब वो तो कंपैरिजन ही हो गया, पर इसकी रैंक कितनी ऊपर गई है, मतलब सुधार इसमें कितना हुआ है, ठीक है। राज्यों की रैंकिंग की गणना और उसके प्रदर्शन की तुलना करना, ठीक है। BRAP के अंतर्गत अगर बात करें तो जो DPIIT है इसके नियमों के अनुपालन के संदर्भ में व्यवसाय द्वारा जो है खर्च किया जाने वाला समय को कम करने और विभिन्न विभागों को जो है चक्कर लगाने की प्रथा को, तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि जो BRAP है उसके अंतर्गत जो DPIIT के मतलब जो नियम है उससे जो है हमारा जो खर्च किया जाने वाला समय उसको कम किया जाएगा, ठीक है, इन उपायों से जो नीचे दे रखे हैं। और जो विभिन्न विभागों के अलग अलग चक्कर लगाते हैं ना, उसको भी जो है एक सेट ऑफ रिकमेंडेशन मतलब समुच्चय से जो है उसको प्रदान किया गया ताकि उन सबको जो है कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, ठीक है। जैसे कि एक एकल खिड़की प्रणाली होना, ठीक है, जिसमें क्या हो, आवश्यक परमिट जो होता है वो भी मिल जाए, और जैसे लाइसेंस होता है वो भी मिल जाए, ठीक है। जैसे इस तरह समझ सकते हैं, जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, तो आपको उसके लिए मान लीजिए आपको बिजली का बिल भरना है, ठीक है, तो पहले जाएंगे आप एक खिड़की से जाके निकलवाएंगे, ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट में जाके उसको फिल करेंगे, है ना, तीसरे मान लीजिए रिसिप्ट कट रही है, तो इस टाइप से जो है इस सब की जगह एक ही आपको एकल खिड़की दी गई है, ठीक है। वहाँ से आप आवश्यक आपका जो लाइसेंस परमिट होगा वो मिल जाएगा, वहाँ से लाइसेंस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम सॉल्यूशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि एक ही खिड़की जो है बना दी जाए, हर मतलब काफ़ी सारी जगह कामों को एक ही जगह वो कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, ठीक है। तो उसके अलावा लाइसेंस की जो अवधि है वो बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। लाइसेंस मान लीजिए अगर रिन्यू हो रहा है बार बार तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसको जो है अवधि उसकी जो बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। उसे स्वयं प्रमाणन या तृतीय पक्ष सत्यापन के आधार पर स्वचालित रूप से नवीनीकृत किया जाना चाहिए। उसके अलावा मान लीजिए अगर किसी कोई राज्य है जिसमें कोई अवरोध विनियम वो मौजूद नहीं है, ठीक है, मतलब ना तो वो पर्यावरण कानून का कोई उल्लंघन कर रहे हैं, ना कोई जटिल श्रम जो होता है वो करवा रहे हैं किसी से, ठीक है, तो उस राज्यों को जो पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ऐसे मतलब और राज्यों को भी प्रोत्साहन इससे मिल सके। उसके अलावा इसका उद्देश्य जो है वो रैंकिंग की प्रणाली के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ठीक है, हेल्थी कंपटीशन हो, ऐसे तत्वों का सूत्रपात करते प्रत्येक राज्य में निवेश और ईज़ ऑफ डूइंग जो बिजनेस है उसको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। उसके अलावा इस संदर्भ में राज्यों को रैंकिंग प्रदान करने के निवेश आकर्षित करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देने और प्रत्येक राज्य में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें वृद्धि करने से सहायता मिलेगी, ठीक है। अगर इसकी रिपोर्ट की बात करें 18 से 19 की जो रिपोर्ट आई है BRAP की, तो जो DPIIT द्वारा जारी इस रिपोर्ट में जो है 12 व्यावसायिक विनियामक क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे मतलब रेगुलेटरी जो एरिया है जैसे कि सूचना तक पहुँच, सिंगल विंडो सिस्टम जो ऊपर पड़ा, श्रम, पर्यावरण आदि को शामिल करके 180 सुधार बिंदु शामिल किए हैं, ठीक है। कितने इसमें शामिल है, 180, ठीक है। तो इसका तात्पर्य क्या है, राज्यों द्वारा 180 बिंदुओं से संबंधित जो सुधारात्मक उपाय थे उनको अपनाया जाना, ठीक है। उसके अलावा यह जो वर्ष 2015 था उसमें इसका शुभारंभ हुआ था। पहली बार इस रैंकिंग को पूरी तरह से जो व्यवसाय थे उनसे प्राप्त जो फीडबैक था उसके आधार पर तैयार किया गया था, ठीक है। मतलब जो व्यवसाय होंगे उनसे जब हम उनका डाटा लेंगे तभी तो इसको तैयार करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम उनका डाटा लिया था, उसके बाद अगली बार कंपैरिजन से हमने जो पिछले साल का उनका परफॉर्मेंस थी उससे कंपेयर करके निकाल लिया, ठीक है। तो राज्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे जो DPIIT के जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो पोर्टल है उस पर अपने द्वारा दिए गए जो प्रत्येक सुधार है उसका प्रमाण प्रस्तुत करें, ठीक है, मतलब सुधार का प्रमाण दे कि हमने किया है ये सुधार, और उन सुधारों को उपयोगकर्ताओं की सूची प्रस्तुत करें। यह रैंकिंग जो राज्यों को अग्रलिखित आधारों पर वर्गीकृत की जाती है। सबसे पहले देखिए टॉप अचीवर्स, शीर्ष जो अचीवर्स होते हैं 95% से अधिक
जिन्होंने अनुपालन किया हो सभी नियमों का। उसके बाद अचीवर्स जो है 90 से 95, और फास्ट मूवर 80 से 90, और जो एस्पायरर्स आकांक्षी जो है मतलब जो इन फ्यूचर ग्रो करेंगे तो 80% से कम जिन्होंने अनुपालन किया हो। उसके बाद देखिए जो अन्य संबंधित अगर तथ्य देखें तो जो ये गाइडलाइंस थे उनका पर्पज़ क्या था, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग था उसमें विशेषकर जो बीपीओ थे ना, कॉल सेंटर वगैरह आपने सुना हो, जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसकी फुल फॉर्म है, और जो आईटी सक्षम सेवाएं थी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एफिशिएंट जो सर्विसेज थी उसकी व्यवसाय करने में एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उसमें सुधार करना, ठीक है। बीपीओ की बात हो रही है यहाँ पे, कॉल सेंटर की। तो जो अदर सर्विस प्रोवाइडर था ओएसपी, तो ये वस्तुतः एप्लीकेशन जो सर्विसेज होती थी, मतलब इसी कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, ITES जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एफिशिएंट सर्विस है, या अन्य प्रकार की कोई आउटसोर्सिंग अगर सेवाएं जो है दी जा रही है, तो ऐसे करने वाली संस्थाएं होती थी जो प्राय सेवाओं की प्रदायगी हेतु प्लेटफॉर्म संसाधनों का यूज़ करती थी। सॉरी, टेलीकॉम, जो टेलीकॉम संसाधन है ये सब उसका यूज़ करती थी, ठीक है। जो OSP है, जो अन्य सेवा प्रदाता है, उस पदावली का प्रयोग किसके लिए यूज़ हुआ, बीपीओ जितने भी होंगे, ठीक है। अदर सर्विस प्रोवाइडर में क्या क्या आता है, बीपीओ आ जाता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग आ जाता है KPO, या फिर जितने भी कॉल सेंटर होते हैं ये सब जो है OSP में आ जाता है, ठीक है, अन्य सेवा प्रदाता में। तो नए जो दिशा निर्देश है इनके अनुसार क्या हुआ, जो भारत में जितने भी OSP है ना, अदर सर्विस प्रोवाइडर, उनके लिए किसी भी पंजीकरण की जो प्रमाण की आवश्यकता है उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। डेटा से संबंधित कार्यों में अगर संलग्न बीपीओ उद्योग है तो उसको जो अदर सर्विस प्रोवाइडर है उसकी विनियमन के दायरे से बाहर कर दिया गया, ठीक है। अब OSP जो है इसका विनियमन रेगुलेट नहीं करता उसे, ठीक है। उसके अंतर्गत जो OSP है उसमें वर्क फ्रॉम एनीवेयर और जो वर्क फ्रॉम होम है इसके आधार पर संचालित किया जा सकता है अब, ठीक है। इसमें जो बीपीओ और जो ITES है इन फर्मों को स्थान संबंधी लागतों में कटौती करने, उसके अलावा परिसर का जो किराया है, अन्य अनुषंगी लागत या अनुपालन बोझ है इसको कम करने आदि में सक्षम बनाने के साथ साथ जो बीपीओ और जो KPO है उसमें निवेश के लिए भारत को एक अधिमानी गंतव्य बनाने में सहायता जो है प्राप्त होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश 2017 में जो है संशोधन किया गया हाल ही में। तो इसके अंतर्गत क्या है, मतलब जो हम बाहर से सामान यूज़ कर रहे थे उसको कम करने के लिए जो स्थानीय हमारा सामान होता है उसको बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो स्थानीय आपूर्ति करता है उसको अधिक वरीयता देने के लिए जो सार्वजनिक अधिप्राप्ति है, मेक इन इंडिया को प्राथमिकता आदेश 2017 जो उसमें संशोधन किया गया। और सार्वजनिक अधिप्राप्ति का तात्पर्य जो है खरीद, सरकारी खरीद से है, मतलब यहाँ पे जो जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनसे जो खरीदेगी वो सरकार खरीदेगी, कोई निजी संस्था भी खरीद सकती है, सरकार ही खरीदेगी वैसे उसके अलावा, ठीक है। तो इस संशोधन आदेश के प्रमुख बिंदु की अगर बात करें तो इसमें जो नोडल मंत्रालय या विभाग है उसको सक्षम बनाया गया है, जिसमें जो वर्ग 1 और वर्ग 2 है इसके स्थानीय आपूर्तिकर्ता के लिए न्यूनतम जो स्थानीय सामग्री लोकल कंटेंट है इसकी सीमा को बढ़ाने हेतु अधिसूचना जारी कर सकते हैं। अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 क्या है, मान लीजिए इससे पहले जो 50% या अधिक स्थानीय जो सामग्री थी वो वाले स्थानीय आपूर्तिकर्ता को एक वर्ग 1 में परिभाषित किया गया था, ठीक है। जो मतलब 50% जो अपना मटेरियल यूज़ करते थे किसी भी सामान को बनाने में वो वर्ग 1 में आते थे, और जो 25 से 50% तक स्थानीय सामग्री वाले जो आपूर्तिकर्ता होते थे, ठीक है, जो इसकी आपूर्ति को पूरा करते थे वो वर्ग 2 में परिभाषित होते थे, ठीक है। स्थानीय सामग्री का तात्पर्य क्या है, किसी वस्तु के कुल मूल्य में उसमें प्रयुक्त जो आयातित सामग्री है उसके मूल्य को घटाने के पश्चात जो शेष जो बचा मूल्य हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है, ठीक है, तो उसमें आपने, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टेबल है उसमें मान लीजिए आपने 50 kg अपनी लकड़ी लगा दी, ठीक है, गांव से या आपने पेड़ से काटा, स्थानीय कोई भी सामग्री का एग्जांपल ले लीजिए, तो आपने 50 kg खुद की जो आपकी वुड थी वो लगा दी, ठीक है। और उसके अलावा देखिए आपको टेबल को अच्छा बनाना तो ऊपर प्लाई भी चाहिए होगी, है ना, प्लाई भी लगाएंगे उसमें, और नीचे पैरों में भी जो स्टैंड होने के लिए चाहिए वो लगाएंगे, ठीक है। तो वो सब आपने बाहर से ख़रीद लिया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगर स्थानीय में सामग्री की बात करूँ तो जो 50 kg का जो प्राइस होगा ना वो आपकी स्थानीय सामग्री हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो मेन सामग्री जो बाहर से मंगाई है उसको उसमें से माइनस कर दीजिए उन दोनों के प्राइस को आपस में, तो जो शेष बचा मूल्य होगा वो स्थानीय सामग्री कहलाएगी, ठीक है। ये मैंने टेबल का एग्जांपल दिया, आप इसकी जगह और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे आपको हाथ होता है, हाथ से कुछ बनाई गई कोई नक्काशी हो, कपड़े पे कोई डिज़ाइनिंग हो, ठीक है। तो जो बाहर से मटेरियल लिया गया उसको हटाने के बाद जो आपने अपने यहाँ से अपनी नॉलेज लगाई या अपने स्थानीय कोई मटेरियल था जो आपके वहाँ गाँव में सस्ता पड़ जाता था तो वो लगाया आपने, ठीक है।
तो जिस दस्तावेज के माध्यम से जो बिड लगाई जा रही थी, बोली लगाई जा रही थी, उसमें विदेशी जो प्रमाण पत्र थे या तरकीन तकनीकी विशेषज्ञ ब्रांड्स या मॉडल थे, उसके उल्लेख को प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि इससे स्थानीय आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध भेदभावपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो मान लीजिए आपने टेबल बना के बेची है, तो जो जिस कंपनी का आपने जैसे प्लाई यूज़ करी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये इनके अकॉर्डिंग जो बड़ी बड़ी जो वहाँ पे गांव से जो बन के आता सामान बड़े मात्रा में, उसके ये रेफरेंस में बता रहे। ठीक है, तो आपने जो प्लाई यूज़ करी जिसकी वो कंपनी है, तो आप उसको मतलब जो है उसको उल्लेख उसका करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पर अगर ऐसा विदेशी प्रमाणन को केवल संबंधित अगर विभाग है उसके सचिव के अनुमोदन के पश्चात ही अंकित किया जाएगा। पर सरकार आपको ये कह रही है कि जो टेबल पे आपने प्लाई लगाई है, ये आपको इसका उल्लेख देना होगा कि किस कंपनी की है। ठीक है, तो जिन जो देशों में भारतीय कंपनियों को सरकारी खरीद में भाग नहीं लेने दिया जाता, ठीक है, मान लीजिए कोई देश दूसरे देश में जाके अगर कोई इंसान उस सरकार से कुछ जो है भाग लेना चाहे, वहाँ पे सरकारी खरीद से कुछ करना चाहे, पर सरकार उसे मना कर रही है। ठीक है, मान लीजिए बांग्लादेश में जाके, तो बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो उन देशों की जो कंपनियां भारत में हैं, वो सार्वजनिक अधिप्राप्ति में भाग लेने की अनुमति नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ मामलों में केवल संबंधित जो नोडल मंत्रालय होगा, जो इसकी रेगुलेटरी मतलब बॉडी होगी या विभाग से अनुमति लेने के पश्चात ही उसमें जो है भाग लेने की अनुमति दी जाती है, लेकिन वे केवल उन अधिसूचित वस्तुओं की आपूर्ति कर सकते हैं जिनके लिए मंत्रालय या विभाग ने अनुमति ली हो। मतलब मंत्रालय ने मान लीजिए एक सामान के लिए कहा, तो सिर्फ आप एक ही सामान ले सकते हैं, ये नहीं कि अपनी मर्जी से वहाँ पर जाकर आप काफ़ी सारा सामान लेके आ गए। ठीक है, तो वे सभी प्रशासनिक मंत्रालय विभाग जो एक वर्ष में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद करते हैं, अगले 5 वर्षों के लिए अपने अनुमानित खरीद के बारे में अपनी जो वेबसाइट है उस पर अधिसूचना करेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपने किसी गांव से इतना सामान उठा लिया, तो आप अगले 5 साल में कितना जो खरीदेंगे वो भी आपको अपनी वेबसाइट पे बताना होगा। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए सरकारी खरीद है, उसके ऊपर एक ऊपरी सीमा अर्थात मूल्य को अधिसूचित किया गया है। मतलब एक तरह से कैप जो है, कैप कहते हैं ना, हम इतने परसेंट पे लगा दी, तो उसे अधिसूचित किया गया है। तो इसके ऊपर अगर विदेशी कंपनी किसी को खरीद करें, तो उसे भारतीय कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम गठित करके फिर जो सरकारी निविदा मतलब जो बोली होती है उसमें भाग ले सकेंगे। ठीक है, उसके अलावा सार्वजनिक अधिप्राप्ति अर्थात सरकारी खरीद में जो स्थानीय आपूर्ति है उसको बढ़ावा देने के लिए किए गए अन्य उपाय। ठीक है, स्थानीय आपूर्ति मतलब इससे कंप्लीट हो सके, तो एमएसएमई अच्छा एमएससी जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग है, वो आदेश 2018, तो इसे जो सूक्ष्म लघु मध्यम जो एमएसएमई अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो है अधिसूचित किया गया था। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय विभाग है, सार्वजनिक उपक्रम है, उसको यह आदेश दिया गया कि जो एमएसई है उससे अपनी वार्षिक जो अधिप्राप्ति है उसके 25% हिस्से की जो है खरीदारी करेंगे। ठीक है, तो मतलब इनका जो प्रोडक्ट ये बेचते हैं उससे 25% की जो है खरीदारी सरकार द्वारा कर ली जाएगी। तो 25% के इस लक्ष्य को जो SC/ST या फिर महिला उद्यम है उसके स्वामित्व वाले MSME से क्रमशः 4% या 3% की खरीद के का उपलक्ष्य भी निर्धारित किया गया। मतलब जो इसी 25% में जो ये अगर SC/ST से कोई बिलोंग करता है या महिला उद्यम है, तो उनसे मतलब ये 4% इसी 25% में इंक्लूड है। ये 4% और 3% जो है खरीदारी की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM, तो 2016 में इसका शुभारंभ हुआ था GEM का। उससे जो केंद्र और राज्य सरकार थी उसके विभागों, सार्वजनिक जो उपक्रम है, स्वायत्त संस्थान है एवं जो स्थानीय निकाय है उसके द्वारा जो सामान्य उपयोग की वस्तुएं और जो सेवाएं हैं उसकी खरीद की जाती है। ठीक है, सामान्य उपयोग की वस्तुएं जो हैं और सेवाएं सर्विसेज जो होती हैं। ठीक है, तो यह पोर्टल सबसे देखिए इंपॉर्टेंट है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है। जो कौन सा पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, तो इसके तहत संचालित हो जाए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो इस केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के साथ इसे जो है एकीकृत किया गया है। जो अप्रत्यक्ष रूप से एकीकृत जो खरीद प्रणाली है, अनआइडेंटिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम, इसकी ओर क्या है, अग्रसर है। ये होता क्या है UPS, तो ये एक खरीदार और जो विक्रेता होता है उसको एकल उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में एकल जो वो होते हैं एक तरह से विंडो होती है दोनों के बीच में। तो यह विभिन्न जो पोर्टल होते हैं उन पर उपलब्ध विक्रेताओं को एक मंच पर लाएगा। ठीक है, जितने मतलब सामान अलग अलग बेचने वाले हैं उन सबको एक ही मंच पे ले आएगा, जिससे बेहतर कीमत पता चलेगी। मतलब आप कंपैरिजन कर पाएंगे दो चीज़ों में कि कौन सी सस्ती है कौन सी महंगी है। और सरकारी खरीद में
सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन होगा। तो इसका जो पर्पज़ है वो क्या है, जो खरीद प्रक्रिया है उसमें क्या करना, पारदर्शिता लाना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सरल बनाना है। ठीक है, तो जीईएम के माध्यम से जो सरकारी खरीद है उसको वित्त मंत्रालय द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। इनमें सबसे में मैक्सिमम आपने यही देखा होगा, वित्त मंत्रालय द्वारा जो है अनिवार्य हो रहे हैं। उसके बाद सार्वजनिक जो अधिप्राप्ति है, आदेश 2017, इसके बारे में मेक इन इंडिया को जो प्राथमिकता दे रहा है। तो इसके अंतर्गत जो सरकारी खरीद है उसमें जो घरेलू मूल्यवर्धन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए जो जनरल फाइनेंशियल रूल जो 2017 है, इसके अंतर्गत इसे जारी किया गया। ठीक है, घरेलू मूल्यवर्धन पीछे मतलब यही चल रहा था, जो वहाँ पे बस जो स्थानीय वो था उसको बढ़ाया जा रहा था, यहाँ पे जो घरेलू मूल्य है उसको वर्धित किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो जून 2020 था उसमें एक संशोधन किया गया था, जो जून का वो था अधिनियम था। इस संशोधन के अनुसार 200 करोड़ रुपए से अगर कम मूल्य वाली खरीद है, ठीक है, तो उसके लिए वर्ग 1 और 2 इसके स्थानीय आपूर्तिकर्ता ही बोली लगाने के लिए पात्र होंगे। मतलब अगर कोई 200 करोड़ रुपए से अगर जो है कम की कोई भी चीज़ भी अगर बेची जा रही है, तो जो बोली लगाएंगे वो वर्ग 1 और वर्ग 2 ये स्थानीय आपूर्तिकर्ता ही जो है बोली लगाने के लिए सिर्फ पात्र होंगे। ठीक है, 200 करोड़ रुपए से कम की खरीद के माल में जो सक्षम प्राधिकारी है उसकी मंजूरी से वैश्विक निविदा जो टेंडर होता है उसकी जांच की जा सकती है। ठीक है, मतलब अगर चाहते हैं कि वो इसकी जांच की जाए कि ये 200 करोड़ का है या उससे ज़्यादा का है, तो ऐसा किया जा सकता है जो सक्षम प्राधिकारी होगा वहाँ पे। ठीक है, तो वस्तुओं, सेवाओं और जो निर्माण कार्य है, टर्न की निर्माण कार्य सहित, तो इसकी अधिप्राप्ति के लिए यह आदेश जो है केवल केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और उनसे संबंध अगर या फिर कोई अधीनस्थ क्या कार्यालय या भारत सरकार द्वारा कोई नियंत्रित स्वायत्त निकाय है या फिर सरकारी कंपनियां और उनके जो संयुक्त उद्यम और विशेष प्रयोजन वाहन पर जो है लागू होगा। ठीक है, स्थानीय सामग्री की अगर बात करें तो इसके सत्यापन के लिए प्रमाणन जो सेल्फ सर्टिफिकेट होता है उसको अनिवार्य बनाया गया है। ठीक है, तो वो कराएंगे कहाँ से, जो नोडल एजेंसी ऐसी स्व घोषणा के स्वतंत्र सत्यापन के लिए आंतरिक और बाह्य सदस्यों से मिलकर एक बनी समितियों का गठन कर सकते हैं। मतलब नोडल एजेंसी जो भी होगी इसकी, वो ऐसी समिति का गठन करेंगे जहाँ पे ये सेल्फ जो है सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। ठीक है, उद्योग संवर्धन जो DPIIT है उसकी एक समिति इस आदेश के कार्यान्वयन की जो है देखरेख कर सकती है। उसके बाद देखिए औद्योगिक गलियारा जो बनाया जा रहा है भारत में, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाल ही में जो CCEA है, आर्थिक मामलों संबंधी जो मंत्रिमंडल समिति है, उसने जो दक्षिण भारत में औद्योगिक गलियारा है उसके नोड्स और जो उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक हब है उसको स्वीकृति प्रदान की। आगे देखते हैं फिगर में क्या है। देखिए जो ये फिगर है इसमें दिखाया गया है औद्योगिक जो गलियारे बनाए जा रहे हैं। सबसे पहला देखिए ये है जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर AKIC। ठीक है, उसके अलावा कौन सा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, और उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे बनाया जा रहा है ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ तक जो बनाया जा रहा है ये है चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर CBIC। ठीक है, इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। और जो बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर BMIC, ठीक है, ये बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टनल वगैरह है वो भी दे रखी हैं, जैसे जोलीला टनल, अटल टनल, और उसके अलावा ये नेचीपू टनल है ना, ये सब भी दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट टनल्स होंगी ये। तो इसको आप जो है अलग से लिख भी सकते हैं कॉपी में। तो देखिए यहाँ पे ये सारे इनके नाम दिए गए हैं, और उसके अलावा जो ये टनल है यहाँ पे वो भी दी गई है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं क्या दे रखा है। तो अन्य संबंधित तथ्य में क्या है, जो CCEA है उसने चेन्नई का जो CBIC है जो चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा है, इसके तहत जो आंध्र प्रदेश का कृष्णापट्टनम है और जो कर्नाटक का तुमकुरु है, ठीक है, इसमें औद्योगिक गलियारा नोड्स के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया है। ठीक है, जो अभी नीचे फिगर में हमने देखा, तो इसमें औद्योगिक गलियारा के जो भीतर राजनीतिक स्थान है उस पर औद्योगिक जो नोड्स होते हैं, जो ये मतलब ये दिया गया है रास्ता, इनको विकसित करने का प्रस्ताव निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित है। सबसे पहले जो संधारणीय प्लग इन प्ले है, मतलब उपयोग के लिए पूर्णतः जो तैयार रास्ता है, और जो सूचना प्रौद्योगिकी कुशल के इकाइयों से युक्त ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहरों का जो निर्माण करना है। ठीक है, इसके आधार पर जो है निकाला जाएगा रास्ता यहाँ से। उसके अलावा जो विनिर्माण में निवेश को आकर्षित करने के लिए तत्काल विकसित जो भूखंड है उसका आवंटन करना। ठीक है, वो मतलब वहाँ पे हमें प्लेस भी तो चाहिएगा जहाँ से गलियारा निकलेगा। ठीक है, ये ग्रीनफील्ड जो औद्योगिक शहर है
विश्वसनीय विद्युत और जो गुणवत्तापूर्ण सामाजिक अवसंरचना के साथ बंदरगाहों एवं जो लॉजिस्टिक हब्स होते हैं उससे तथा वहाँ तक जो माल ढुलाई के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा सड़क और रेल संपर्क है उसके साथ पूर्णतः आत्मनिर्भर होगा। ठीक है, तो लॉजिस्टिक हब क्या होता है, जो प्रोजेक्ट होता है उसको एक विश्व स्तरीय सुविधा के रूप में विकसित किया जाता है। ठीक है, जहाँ जो पर्याप्त भंडार और जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर होता है मतलब डीएफसी होता है उसकी सामान की ढुलाई की जो है सुविधा मिलती है। ठीक है, मतलब एक तरह से हम सामान को एक जगह से दूसरे जगह ढोने के लिए सिर्फ एक ही मतलब फ्रेट कॉरिडोर में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया जैसे मुझे यहाँ से दिल्ली से और मुंबई जाना है। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता हो, मतलब वो सिर्फ माल के आने जाने के लिए यूज़ होता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से साथ ही जो माल ढुलाई कंपनी और ग्राहक है उसको एक ही सेंटर पर सभी सुविधाएं पेशकश की जाएँ। ठीक है, उसके अलावा जो चेन्नई बैंक सीबीआईसी जो है गलियारा वस्तुतः प्रत्येक सीबीआईसी राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की क्षमता और प्रतिस्पर्धा में लाभान्वित होते हुए बुनियादी ढांचे में मौजूदा जो अवरोध होगा उसका निवारण करने में भी सहायता होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो ग्रेटर नोएडा में MMLH है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है, और जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है उसको भारत के लिए वैश्विक जो मूल्य श्रृंखला है उसमें एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से अनुमोदित किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए आप सर्च कर लीजिएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो इससे पिछला 9th पार्ट आया था उस पर अभी तक जो है 74 व्यू हुए हैं, मतलब जो है अभी काफ़ी बच्चे जो है मतलब फर्स्ट सेकंड पार्ट देख के आगे अभी बढ़े नहीं है, तो देखते हैं जब थोड़े और व्यू हो जाएंगे तो धीरे धीरे स्पीड से कर देंगे। ठीक है, अभी ज़्यादा रह भी नहीं गया, कितने 30-35 पेज और रह गए हैं। ठीक है, तो उसे 1 या 2 क्लास में हो जाएंगे वो, तो धीरे धीरे करवा दूँगा। जब पिछले वीडियोज़ पे थोड़े व्यू हो जाएंगे तो देख लेंगे उससे। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए अब जो डेली करंट अफेयर भी मैं डाल रहा हूँ। उसके अलावा अभी देखता हूँ मैं वो अगर टाइम मिला तो क्या बोलते हैं जो 80 क्वेश्चन रह रहा है ना 21वां जो टेस्ट पेपर है वो कराने की कोशिश करता हूँ आज कंप्लीट। ठीक है, तो उसके अलावा ये देखिए ये जो मैंने लगा रखा है यहाँ पे ये उसी के बारे में दिखाया गया है, तो इसे एक बार पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। जो MMHL और MMTH है ना उसके बारे में जो ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, तो उसके अलावा पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और एक घर में बैठे रहिए, बाहर ना आ जाएं। कल आपने करंट अफेयर देखा होगा तो भारत में आपने देखा होगा 2 नए वेरिएंट आए हैं जो कि इंडियन वेरिएंट ही कहा गया उन्हें। ठीक है, तो ठीक है, उसके अलावा आपका जो दिन है वो शुभ हो।